हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैं आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रही थी और उसी सीरीज़ में आज मैं आपका हिंदी विषय का 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर के आई हूँ। तो आप लोग फटाफट से क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और सभी लोग क्लास से जुड़ भी जाइए। चलिए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। देखिएगा, आपका सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या आया था? वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं तुलसीदास, सूरदास, रहीमदास या कबीरदास। किसको वात्सल्य रस के सम्राट के नाम से भी जाना जाता है? तो वो हैं आपके कवि सूरदास। ऐसा माना जाता है, कुछ विद्वान मानते हैं कि जो सूरदास जी हैं वो जन्मांध थे और कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि ये जन्मांध नहीं थे, क्योंकि इन्होंने वात्सल्य रस का बहुत ही सचित्र वर्णन किया है। और विद्वानों का ये कहना है कि जिस प्रकार से इन्होंने वर्णन किया है उस प्रकार से कोई कह नहीं सकता कि ये जन्मांध थे। ठीक है, ऐसा माना जाता है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आया था, अंधे की लकड़ी मुहावरा का अर्थ है। बताइए, स्वार्थी, एकमात्र सहारा, बिना श्रम के फल प्राप्ति या इच्छा पूर्ण करना। अंधे की लकड़ी का अर्थ होता है एकमात्र सहारा। थर्ड क्वेश्चन आया था, पहाड़ के नीचे की समतल भूमि या समभूमि के लिए एक शब्द। उपत्यका, अद्वितिका, स्वकीय या उपर्युक्त सभी। तो पहाड़ के नीचे की जो भूमि होती है इसको हम बोलते हैं उपत्यका और पहाड़ के ऊपर की जो भूमि होगी उसको बोला जाता है अद्वितीयका। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, अभिव्यक्ति के उद्देश्य हैं। भाषा एवं साहित्य में रुचि का विकास, बोलने की योग्यता, लिखने की योग्यता या उपर्युक्त सभी। तो अभिव्यक्ति के उद्देश्य में देखो, भाषा एवं साहित्य में रुचि का विकास ये भी है, बोलने की योग्यता भी है, लिखने की योग्यता भी है। तो आंसर रहेगा डी ऑप्शन, यानी कि उपर्युक्त सभी। तपस्वी का तद्भव रूप है। तपस्वी जो है वो तत्सम शब्द है, एक संस्कृत का शब्द है। तपस्वी का तद्भव बताना है। तापसी, तपसी, तपसी या फिर तापाशी। क्या होगा इसका तद्भव? तो इसका तद्भव होता है तपसी। ठीक है, इसको कहीं नोट कर लेना। तपसी जो है वो करेक्ट है। उम्मीद है कि आपके 5 के 5 जो रहे होंगे वो सही रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं तिलक उत्तरीय प्रश्नों पर। पहला तिलक उत्तरीय प्रश्न है कि आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? बताइएगा फटाफट से सभी कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। ये मैंने आपको नोट्स में करवाया भी है। आधुनिक युग की मीरा के नाम से हम जानते हैं महादेवी वर्मा को। इसके बाद आपका 7वां क्वेश्चन है, तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? फटाफट से बताओ, तुलसीदास का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था, ये भी आपको बताना है। तुलसीदास जी का जो जन्म है वो माना जाता है 1532 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो ये राजापुर जो जगह है बांदा जिले में, वहाँ हुआ था और ये यूपी के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद है आपका 8वां क्वेश्चन, रचना की दृष्टि से शब्द के भेद बताइए। रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? तो है, पहला है आपका रूढ़ शब्द, इसके बाद आ जाएगा यौगिक शब्द और नेक्स्ट आ जाएगा योग रूढ़ शब्द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया का अर्थ होता है करना या फिर होना। जिन शब्दों से किसी भी कार्य के करने या होने का बोध होता है या करना या होना पाया जाता है उन शब्दों को हम कहते हैं क्रिया। जैसे कि वह पुस्तक पढ़ रही है, क्रिया हो गया। यहाँ पर क्रिया कौन सी है? पूरा पद क्रिया नहीं है, ये तो एक वाक्य है। आप यहाँ पर नोट करके लिख, मतलब कि स्पष्टीकरण करके लिख भी सकते हैं कि यहाँ पर जो पढ़ रही है अंडरलाइन कर देना कि पढ़ रही है, ये क्या है? क्रिया है। ऐसे ही आप और लिख सकते हैं, राम फल खाता है। राम फल खाता है, तो यहाँ पर राम फल खाता है वाक्य में क्रिया क्या हो जाएगी? खाना। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए वो कहलाते हैं क्रिया। ऐसे ही उत्तर 8 को देख लीजिए कैसे लिखना होगा। रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द।
उत्तर 7 को देखो कैसे लिखोगे। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ था। जितना पूछा जाए सिर्फ उतना ही लिखना है। 6 क्वेश्चन, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन था। तो आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। कोशिश करना कि केवल वन वर्ड में लिख करके मत छोड़ दो, ऐसे लिख दोगे तो थोड़ा सा ना जगह भी आपकी भर जाएगी और थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौन वाचन की 2 विशेषताएं बताइए। मौन वाचन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली क्या रहेगी कि मौन वाचन के द्वारा दूसरों को व्यवधान नहीं पहुंचता है। आप यहाँ ऐड कर सकते हैं कि मौन वाचन से क्या है, जो भी छात्र है या विद्यार्थी है वो एकाग्र बना रहता है। एकाग्रता जो है वो उसमें विकसित होता है। ठीक है, विकसित होता है नहीं, कि जब मौन वाचन करेंगे तो उस टाइम पर क्या रहेगा, खुद डिस्टर्ब नहीं होते हैं, ना हम दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं, यानी कि हमारा ध्यान नहीं भटकता है। और ध्यान नहीं भटकता यानी कि हम एकाग्र रहते हैं उस टाइम पर। ठीक है, और सेकंड आप लिख सकते हैं कि इससे क्या है, समय की बचत होती है और थकान भी कम होती है। तो आप एक पॉइंट और यहाँ पर इसी में ऐड कर देना, या फिर अगर 3-4 पॉइंट लिखने को आए तो ये एकाग्र वाला पॉइंट भी ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकोक्ति की 2 विशेषताएं बताइए। लोकोक्ति की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट क्या है, लोकोक्ति में कोई घटना, स्थिति अथवा सत्य या मानवीय अनुभव होते हैं। लोकोक्तियाँ जो होती हैं वो एक विशेष क्षेत्र में वहाँ के लोगों के द्वारा कही जाने वाली उक्तियाँ हैं, जो कहीं ना कहीं एक विशेष अर्थ देती हैं या कोई एक ऐसा मतलब निर्णय का उद्घोष भी करती हैं। ठीक है, विशेष अर्थ देने के साथ एक तरीके से है ना कि सच्चाई का भी बोध कराती हैं, सत्यता का भी बोध कराती हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या यहाँ पर हम पॉइंट में लिख सकते हैं कि जो लोकोक्ति हैं वो किसी भी घटना या कोई घटना या किसी विशेष क्षेत्र की घटना या उसकी स्थिति या फिर मानवीय अनुभव होते हैं। लोकोक्ति की क्या है, सदैव अपनी एक अलग सत्ता बनी रहती है। लोकोक्तियाँ जो हैं इनको हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं, ये भी इनकी विशेषता है। जैसे मुहावरे हैं, आप उनको वाक्य में ही प्रयोग करोगे, लेकिन लोकोक्ति को क्या है, स्वतंत्र रूप से भी प्रयोग किया जा सकता है और वाक्यों में भी प्रयोग किया जा सकता है। क्योंकि लोकोक्ति जो है वो एक ऐसे वाक्य हैं, एक ऐसे वाक्यांश हैं जो एक अर्थ देने के साथ साथ एक कोई उक्ति बताते हैं या फिर एक ऐसी कोई सत्य बात बताते हैं जो जीवन के लिए क्या है, उपयोगी है। जैसे कि आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास, तो ये भी क्या है, एक लोकोक्ति है। यहाँ पर आपके सभी के सभी जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट आते हैं लघुत्तरीय कोई प्रश्नों पर, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया है, गद्य एवं पद्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। गद्य और पद्य में निम्नलिखित अंतर है। पहला क्या है कि गद्य में छंद का कोई स्थान नहीं होता, जबकि पद्य जो है वो छंदबद्ध व छंद युक्त रचना है। पद्य में छंदों का प्रयोग किया जाता है। सेकेंड पॉइंट कि गद्य में लय व गति की कोई भूमिका नहीं होती, जबकि पद्य में लय व गति की विशेष भूमिका होती है। आप यहाँ से भी बोल सकते हो कि गद्य जो है वो लयात्मक नहीं है और पद्य लयात्मक होते हैं, यानी कि कविताएं जब आप पढ़ते हैं तो एक लय के साथ उसको पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है कि गद्य में अलंकारों का प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि पद्य में अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है कि गद्य के वाक्यों में विराम चिन्हों का पालन किया जाता है। गद्य में क्या है कि विराम चिन्ह की जो भी हैं विराम चिन्ह उनका उपयोग करना आवश्यक है, जबकि पद्य में ऐसा कोई वहाँ पर बंधन नहीं होता कि आपको करना ही करना है। ठीक है, तो पद्य में क्या है, इन नियमों का कोई बंधन नहीं होता। गद्य के अंतर्गत कौन कौन सी विधाएं आती हैं, तो कहानी, निबंध, संस्मरण, उपन्यास, नाटक, ये सब गद्य की विधाएं हैं। और पद्य के अंतर्गत कविताएं, गीत, भजन इत्यादि जो हैं वो आते हैं। तो ये रहेगा गद्य और पद्य में अंतर। नेक्स्ट आपका 13 क्वेश्चन है, वाक्य किसे कहते हैं और उनके प्रकारों को बताइए। शब्दों का जो सार्थक समूह होता है वो वाक्य कहलाता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, एक वाक्य है। इसमें वह एक शब्द है, एक प्रतिदिन है, एक विद्यालय है, जाता है और है, ये सब यहाँ पर शब्द हैं। ये ऐसे क्रम में लगे हुए हैं कि एक ये अर्थ दे रहे हैं। तो शब्दों का सार्थक समूह जो है वो कहलाएगा वाक्य। ऐसी सेकेंड देखिएगा, गोपाल अपने माता पिता की सेवा करता है। शब्द जो हैं वो एक
क्रम में लगे हुए हैं और एक अर्थ दे रहे हैं तो ये भी क्या है, एक वाक्य है। वाक्य के प्रकार देखेंगे, वाक्य को अर्थ, रचना और प्रधानता के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। अर्थ के आधार पर देखिए वाक्य कौन कौन से हैं, तो अर्थ के आधार पर आपका वाक्य है विधिवाचक वाक्य, इनको हम पॉजिटिव वाक्य या फिर सकारात्मक वाक्य के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, ये वाक्य जो है वो नकारात्मक अर्थ देते हैं, जैसे कि मैंने खाना नहीं खाया, ये है निषेधात्मक वाक्य। थर्ड है प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या रहेगा, प्रश्नवाचक वाक्य रहेगा। विस्मयादिबोधक वाक्य क्या होता है, जिसमें आश्चर्य, हर्ष, शोक ये सब प्रकट किया जाए, वो होते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य, जैसे कि वाह कितना सुंदर दृश्य है। आज्ञावाचक वाक्य क्या होते हैं, जहाँ पर आज्ञा दी जा रही हो, जैसे कि तुम पढ़ो, तुम जाओ, तुम खेलो, आज्ञा दे रहे हैं हम उसको, ऑर्डर दे रहे हैं, वो है आज्ञावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य क्या होते हैं, इच्छावाचक वाक्य ऐसे होते हैं जो क्या है कि हमारी इच्छा प्रकट करते हैं, जैसे मैं बोलूँ या फिर कोई भी बोले कि आपका कल्याण हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, यानी कि इच्छा प्रकट की जा रही, तो ये रहेंगे इच्छावाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य क्या होते हैं, जहाँ पर संदेह होता है, ठीक है, शायद वह कल आएगा, संदेह है, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, कुछ कंफर्म नहीं है, तो ये होंगे संदेहवाचक वाक्य। और संकेतवाचक वाक्य क्या होते हैं, जो संकेत देते हैं, ठीक है, वो रहेंगे संकेतवाचक वाक्य। तो ये इस प्रकार से हो गए। रचना के आधार पर क्या है वाक्य, रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। प्रधानता के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होंगे, तो प्रधानता के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के हुए हैं आपके, ठीक है। रचना और प्रधानता दोनों ही आधार पर तीन प्रकार के वाक्य हैं। रचना के आधार पर सरल, संयुक्त, मिश्रित, और प्रधानता के आधार पर कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्ता की प्रधानता, कर्तृवाच्य, कर्म की प्रधानता, कर्मवाच्य, भाव की प्रधानता तो भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी एक राष्ट्रीय पर्व का अपने शब्दों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रस्तुत करें। तो ये मैं यहाँ पर इसका आंसर नहीं बता रही हूँ कि सब अपने अलग अलग भाषा में अपने अपने तरीके से इसका लिख सकते हैं। राष्ट्रीय पर्व के अंतर्गत आप तीन पर्वों को लेंगे, कौन कौन से, गणतंत्र दिवस के ऊपर लिख सकते हैं, इसके बाद स्वतंत्रता दिवस के ऊपर लिख सकते हैं, ये राष्ट्रीय पर्व हैं, और 2 अक्टूबर यानी कि महात्मा गांधी की जो जयंती है, इसके ऊपर भी आप विचारों को लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रत्यय व उपसर्ग में अंतर स्पष्ट करते हुए उदाहरण सहित समझाइए। प्रत्यय व उपसर्ग में अंतर निम्नलिखित प्रकार से है। प्रत्यय क्या होते हैं, तो प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी धातुरूप या शब्द के अंत में लग करके उसका अर्थ बदल देते हैं, वो कहलाते हैं प्रत्यय। और उपसर्ग जो है वो वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर, उपसर्ग कहाँ लगते हैं, शब्द के प्रारंभ में लग करके उसका अर्थ बदल देते हैं, वो कहलाते हैं उपसर्ग। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में, भूख प्लस आ यानी कि भूखा, सुनार प्लस इन यानी कि सुनारिन, धन प्लस वान यानी कि धनवान, ये सब क्या जुड़ रहे हैं, पीछे जुड़ रहे हैं, ठीक है। भूख से क्या बन गया, भूखा, सुनार से बन गया सुनारिन, धन से बन गया धनवान, अर्थ बिल्कुल बदल गए कि नहीं। तो भूखा, सुनारिन और धनवान शब्दों में क्रमशः आ, इन और वान प्रत्यय जो हैं वो जुड़े हुए हैं। प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं, शब्द या धातु के पीछे या फिर अंत में, ये बोल सकते हो, ठीक है। और उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं, तो उपसर्ग देखिएगा, सु प्लस पुत्र, सुपुत्र बना, दुर प्लस दशा यानी कि दुर्दशा, प्रति प्लस एक यानी कि प्रत्येक, ये सब कहाँ जुड़ रहे हैं, तो ये शब्द के प्रारंभ में यानी कि शुरुआत में जुड़ रहे हैं, तो ये क्या है, ये उपसर्ग हैं। तो यहाँ पर फिर स्पष्ट करके लिखेंगे, सुपुत्र, दुर्दशा और प्रत्येक में क्रमशः सु, दुर और प्रति उपसर्ग जुड़े हैं। देखो पहले क्या था, पुत्र था और सु लगते ही क्या बन गया, सुपुत्र यानी कि एक अच्छा पुत्र, बिल्कुल अर्थ बदल गया। दशा था पहले और आगे लग गया दुर, तो बन गया दुर्दशा, और दुर्दशा का मतलब क्या होता है, बहुत ही बुरी दशा। एक, इसके आगे लगा प्रति, प्रति उपसर्ग का अर्थ होता है हर एक, ठीक है, हर मतलब एक तो उसमें लगा ही है, इसका अर्थ होता है हर, ठीक है। और जैसे ही पीछे एक लगेगा यानी कि हर एक बन जाएगा।
प्रति एक, ठीक है। तो प्रति उपसर्ग का जो अर्थ है वो क्या है, हर। समझ में आ गया दोनों में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी शिक्षण की उपयोगिता बताइए। कहानी शिक्षण का उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं। कहानी शिक्षण की उपयोगिता निम्नलिखित प्रकार से है। बच्चों में तर्क, विवेक, कल्पना शक्ति का जागृत करने में हम कहानी शिक्षण का उपयोग करते हैं। बच्चों में अभिव्यक्ति क्षमता को उत्पन्न करने में, बच्चों में शब्द भंडार में वृद्धि करने में, बच्चों को व्याकरण के नियमों का प्रयोग कराने में भी हमें या ज्ञान कराने में किसका प्रयोग करते हैं, कहानी शिक्षण का। कहानी पढ़ाने से क्या होता है कि बच्चों की एक तो कहानी यानी कि साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है, बच्चों को जो विराम चिन्ह है उनका पता चल जाता है, और बच्चों को हाव भाव कैसे रखना है, क्या भाव है, इन सब चीज़ों के पता चलते रहते हैं। साथ साथ जब नए वर्ड उसमें आते हैं तो उनका अर्थ भी बच्चे सीखते रहते हैं। तो यहाँ से काफ़ी सारे पॉइंट्स निकल रहे हैं कि बच्चों का शब्द भंडार भी बढ़ रहा है, उनमें क्या है, कल्पना की जो क्षमता है वो जागृत हो रही है, यहीं से उनमें नई कहानी बनाने की क्षमता भी आएगी, तो सृजनात्मकता का गुण भी विकसित होगा और साहित्य के प्रति रुचि भी उत्पन्न होगी। तो एक बार फटाफट से फिर से बता देती हूँ कि कहानी शिक्षण का उपयोग हम क्यों करते हैं। तो तर्क, विवेक और कल्पना शक्ति को जागृत करने में, बच्चों में अभिव्यक्ति क्षमता को उत्पन्न करने में, ताकि वो बोलना भी सीखें और सुनना भी सीखें, ठीक है। इसके बाद बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि करने में, बच्चों को व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराने में और उनका प्रयोग करने, दोनों में ही हम प्रयोग करेंगे इसका, और बच्चों में गद्य साहित्य के प्रति रुचि का विकास करने में, साथ साथ बच्चों में सृजनात्मकता की भावना को विकसित करने में भी हम कहानी शिक्षण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकोक्ति एवं मुहावरे में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। लोकोक्ति क्या होती हैं कि लोकोक्ति जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, लोक प्लस उक्ति। लोक मतलब एक जगह पर, लोगों की जगह, और उक्ति मीन्स कोई बात। तो इसका अर्थ निकलेगा एक ऐसी उक्ति जो किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत करती है, वो कहलाती है लोकोक्ति। एक ऐसे विशेष क्षेत्र में लोग जो वहाँ के हैं वो उन उक्तियों का प्रयोग करते हैं, और वो उक्तियाँ कहीं ना कहीं कोई निर्णय देती हैं या कोई सत्य घटना को बता रही होती हैं, वो होती हैं लोकोक्तियाँ। जैसे कि आसमान से गिरा खजूर पर अटका, लोकोक्ति का प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, ठीक है। आसमान से गिरा खजूर पर अटका का अर्थ होता है एक नई मुसीबत में पड़ जाना। आसमान से गिरा, एक मुसीबत से तो निकले ही था, और खजूर पर अटक गया यानी कि दूसरी मुसीबत में पड़ गया। आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। तो कहीं ना कहीं ये सत्य बात भी बता रहे हैं कि एक काम अच्छा करने आए थे और क्या ओटने लगे, कपास ओटने लगे। आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास, यानी कि वांछित कार्य को छोड़ करके अन्य कार्य में लग जाना। मुहावरा क्या होता है, तो कोई भी ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़ करके एक विशेष अर्थ को व्यक्त करता है, वो कहलाता है मुहावरा। इनमें मेन अंतर यही है कि दोनों ही देखो, लोकोक्ति भी विशेष अर्थ देती हैं, मुहावरा भी देते हैं, बट लोकोक्तियाँ विशेष अर्थ देने के साथ साथ कोई घटना या सत्य बात को भी दर्शाती हैं, ठीक है। मुहावरे में ऐसा नहीं होता। तो मुहावरे क्या हैं, विशेष अर्थ देते हैं और ये वाक्यांश होते हैं। इनका आप खाली प्रयोग नहीं करेंगे, इनको हमेशा वाक्य के अंदर ही प्रयोग कर सकते हैं। पहला मुहावरा लिखा है कलेजा मुंह में आना, तो इसका अर्थ क्या रहेगा, घबरा जाना। दूसरा मुहावरा है अंधे की लकड़ी, यानी कि एकमात्र सहारा। ऐसे आप और भी मुहावरे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि अभिव्यक्ति के साधनों का वर्णन कीजिए। अभिव्यक्ति आप जानते हैं दो प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। अभिव्यक्ति कितने प्रकार की, अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना, और हम दो प्रकार से अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, एक तो मौखिक रूप से और दूसरा लिखित रूप से। तो अभिव्यक्ति दो प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। मौखिक अभिव्यक्ति के जो साधन हैं वो निम्नलिखित हैं, वार्तालाप, प्रश्नोत्तर, भाषण, वाद विवाद, कहानी कथन, नाटक, ये सभी मौखिक अभिव्यक्ति के साधन हैं। इनके द्वारा हम मौखिक रूप से अपनी बात दूसरों के सामने रख सकते हैं। जैसे भाषण में क्या होगा, हम किसी एक टॉपिक पर कोई भी भाषण तैयार करेंगे और बोलेंगे, तो हम कैसे रख रहे हैं, मौखिक रूप से दूसरों के सामने अपनी बात को रख रहे हैं। ऐसे ही लिखित अभिव्यक्ति के साधन क्या होंगे, तो लिखित अभिव्यक्ति के साधन के अंतर्गत आ जाएगा पत्र लेखन, कहानी लेखन, निबंध लेखन, आत्मकथा और जीवनी, ठीक है, जिसमें हम लिख करके अपनी बात को दूसरों के सामने रखते हैं।
आप चाहें तो इसमें क्या करें, किसी एक या दो को डिस्क्राइब कर दें, जैसा आपके पास टाइम हो वैसा। यहाँ पर आपका जो 2023 का क्वेश्चन पेपर था हिंदी का, वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट पेपर के साथ। इतना ही रखती हूँ, और क्लास होने के बाद ज़रूर बताया करिए कि क्लास आप सभी को कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।